नमस्कार, मैं रविश कुमार। पेट्रोल के दामों की यात्रा को देखिए, कैसे इस यात्रा के पड़ाव बदलते गए हैं। पहले 90 रुपया लीटर सबसे महंगा पड़ाव था, फिर 100 रुपया हो गया और अब 105 रुपया हो चुका है। लेकिन अब सस्ता और महंगा का मतलब भी बदल गया है। मुंबई, जयपुर, श्रीगंगानगर, भोपाल, रीवा और इंदौर जैसे शहरों में पेट्रोल 105 रुपए से अधिक है। इंदौर में 107 रुपए लीटर से अधिक है। तो इस तरह से 105 रुपया एक नया पड़ाव हो चुका। 105 रुपए को नया सस्ता कह सकते हैं, न्यू लो, जैसे नया भारत कहते हैं। इसके अलावा दूसरा पड़ाव है जहां दाम 100 रुपए से अधिक है लेकिन 105 से कम है। आप इसे नया सबसे सस्ता कह सकते हैं। पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में 100 रुपए से लेकर 105 रुपए के बीच पेट्रोल के भाव हैं। एक तीसरा पड़ाव है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गए हैं मगर सुई की नोक भर से दूर हैं। इस पड़ाव का नाम है पुराना महंगा। मतलब वो दिन गए जब 100 रुपया पहुंचने पर हंगामा हुआ करता था। जल्दी ही दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो सकता है और ये शहर पुराना महंगा से नया सबसे सस्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। आज पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़े हैं, बल्कि कमेंट्री होनी चाहिए कि दिल्ली और कोलकाता में पहले कौन शतक लगाता है। पटना में पेट्रोल 101 रुपए से अधिक है। दिक्कत हो रहा है सर, जल्दी जहाँ एक हफ्ता चल रहा था आपको पेट्रोल अब 2-3 दिन चल रहा है सर 1 लीटर में, तो प्रॉब्लम हो रहा है सर, बहुत परेशानी हो रहा है। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत कम चला रहे गाड़ी। पहले ज़्यादा चलाते थे, बहुत कम चलाते हैं। बहुत हम लोग का दिक्कत हो रहा है, तो कर कमाई हो नहीं रहा, बड़ बाजार है नहीं है। वैसे भी मतलब पेट्रोल का दाम ऐसे बढ़ा जा रहा है और आम आदमी सब टेम्पो ऑटो वाला सब मर रहा है। और वैसा तो कोई बहुत सरकार यहाँ का है कि हम लोग का बहुत मरल कर दिया, हर चीज़ का महंगाई कर दिया। यहाँ कोई चीज़ का यहाँ पर अथी नहीं है। डीजल जितना जलता है उतना कमाई नहीं होता, इस सबसे परेशानी तो बहुत था। भाड़ा उड़ा बढ़ा है? भाड़ा उड़ा नहीं बढ़ा है, जो भाड़ा था वही है, 2 रुपया बढ़ा है। इधर तो भाड़ा भी नहीं बढ़ा है। पहले ठीक था, अब भाड़ा बढ़े के कारण भाड़ा भी कोई नहीं देता है। कहता है कि पुरनके भाड़ा लीजिए उसके बाद चलाइए। क्या करे, टेम्पो में ज़बरदस्ती चलाता है। भाड़ा वही 12 पे ले रहे हैं, भाड़ा सवारी नहीं दे रहा, सवारी बढ़ा के पैसा नहीं दे रही है। तब कैसे चलेगा? सही चल रही है, जैसे तैसे चल रही है। दिन काट रही हो, दिन काट रहे हैं। अब सवारी से बोलेंगे डबल भाड़ा लगे तो नहीं देगी। ये सारे जनता पे ये बोझ जो सरकार दे रही है, ये अननेसेसरी अनयूजुअल है, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए कर रही है अपना। हालांकि ये लोग बेचारे मैंने उसी भाड़े में ले जा रहे हैं, जबकि इनका बाल है, बच्चा है, जो पहले जमा ज़्यादा जितना जमा भी तो उतना ही लेता है, पैसा कुछ नहीं बचता इन लोगों को। पैसेंजर से भाड़ा के लिए कचरा होता है डेली का डेली रोजमर्रा वाला हमारे यहीं गाड़ी पे बैठते हैं ना, तो उन लोग का भी पैसे बढ़ेगा नहीं, कमाई तो हम लोग को कहाँ से देंगे। 2014 के पहले जब 60 रुपए लीटर होने पर फिल्मी हीरो वगैरह, साधु सन्यासी से लेकर नेता नागरिक प्रदर्शन किया करते थे, आउटरेज जाहिर किया करते थे, अब नहीं करते हैं, तो आप उस भाव को प्राचीन महंगा कहें। 80 रुपए के रेट को मध्यकालीन महंगा कह सकते हैं, जब कुछ प्रदर्शन वगैरह हुआ करता था। 105 रुपया लीटर पेट्रोल दामों की दुनिया का पहला ऐसा दाम है जिसे लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। यह बड़ी बात है, इसलिए मैंने 105 रुपए लीटर के भाव को नया सबसे सस्ता कहा है। मीटर पर पेट्रोल के दाम देखने पर थोड़ी देर के लिए ऐसी फीलिंग आती है कि जा जेब भी कट गई, लेकिन तभी आपको यहां से नजर हटाते ही वहां लगा पोस्टर दिख जाता है, जैसे शहर में कोई नया सिनेमा आया हो और जनता की मांग पर सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया हो। पेट्रोल के दाम से त्रस्त जनता उसी जगह पर, आई मीन देन एंड देयर, पटनैया जुबान में ओइजे पड़ी। मुफ्त टीका के लिए धन्यवाद मोदी जी का यह नीला पोस्टर आसमानी रंग सा विराट सुख देता है, ऐसा इस एंकर का विश्वास है। 100 रुपया 107 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदकर इस पोस्टर को देखना कुछ ऐसा ही है जैसे 100 रुपये प्याज के साथ सब्जी वाले ने धनिया पत्ता मुफ्त में डाल दिया हो। आप इस सबसे महंगे दौर में मुफ्त का लुत्फ उठा सकें, इसके लिए बैंक से लेकर तमाम विभागों में मुफ्त टीका के लिए धन्यवाद मोदी जी वाला पोस्टर लगा दिया गया है। पूरी दुनिया में टीका मुफ्त मिल रहा है।
वहां भी तो बैंक हैं, सरकारी विभाग हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं आया कि ऐसे पोस्टर लगा दें, धन्यवाद बाइडेन भैया, धन्यवाद मर्केल माई जर्मन वाली की, धन्यवाद बोरिस भाई जी, धन्यवाद बोल्सोनारो भैया, धन्यवाद पुतिन प्राजी। जागरूकता जरूरी है, लेकिन क्या यह जागरूकता के पोस्टर हैं? इनके बहाने विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने का यह अर्थशास्त्र उस दौर में अच्छा नहीं लगता जब जनता एक एक रुपए के लिए तरस रही है। महंगाई का यह दौर कितना लंबा है, हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है, कई महीनों से आप इसकी चपेट में हैं और अपनी बची खुची कमाई भी गंवाए जा रहे हैं। कितने का पेट्रोल डाला है, कितना प्रभावित कर रहा है? पेट्रोल मात्र 100 रुपए का डलवाया है, क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है बस आजकल उतना ही पेट्रोल डलवा पाते हैं। पॉकेट उससे ज़्यादा के लिए जो है इजाज़त नहीं देता है। 1000 रुपये में लगभग जो है 20 लीटर पेट्रोल आता था, 350 किलोमीटर गाड़ी चलती थी। वही जो है 1000 रुपये में अब 10 लीटर डीजल बड़े मुश्किल से आ रहा है। गाड़ी बस अब यह है कि घर पर रखी है, बजट पूरा बिगड़ चुका है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। जिस सेक्टर में मैं काम करता हूँ वहाँ पर अभी जॉब्स नहीं हैं, सैलरी 50% हो गई है जहाँ पर है भी। तो सेविंग तो आप सोचिए ही मत। जो पहले राशन जो है हम 2-2.5 हज़ार रुपये का घर का आता था, वो आज 5-5.5 हज़ार रुपये का आ रहा है। खाने के तेल की कीमत, रसोई गैस की कीमत जैसा आप जानते हैं 25 रुपये अचानक बढ़ गई है और हर महीने बढ़ रही है। वैक्सीनेशन मुफ्त हो रहा है, टीकाकरण मुफ्त हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है? देखिए, मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन शायद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त दें। मैं अभी भी इतनी तकलीफों के बावजूद बोल रहा हूँ कि एक 500 रुपये में अपने वैक्सीनेशन के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। तो सिर्फ वैक्सीनेशन फ्री करने से आम जनता की समस्याएं दूर नहीं होंगी। हमारे लिए संभव नहीं है कि यह बता पाना कि किन किन चीजों के दाम कितने बढ़े हैं। पूरा परचून का लिस्ट बन जाएगा। महंगाई बढ़ने और कमाई घटने के कारण जनता इस वक्त अपने जीवन के सबसे मुश्किल आर्थिक दौर में है। आप महंगाई पर प्रधानमंत्री या उनके पेट्रोल मंत्री प्रधान को बोलते नहीं सुनेंगे। उनके हैंडल से लगता ही नहीं है, प्रधान साहब के हैंडल से, कि पेट्रोलियम मंत्री हैं और पेट्रोल 160 रुपया लीटर हो चुका है। 3 दिन के भीतर प्रधान ने 9 लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और पुण्यतिथि पर याद किया है। 30 जून को प्रधान सोशल मीडिया डे भी मनाते हैं और दादा भाई नौरोजी को पुण्यतिथि पर याद करते हैं। मतलब डे हो या दिवस हो, प्रधान याद रखते हैं, केवल पेट्रोलवा के दाम भूल जाते हैं। प्रधान ने दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश भारत की सच्चाइयों को उजागर करने वाले उनके लेखों के लिए याद किया है। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें बताया कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह भारत की जनता को लूटकर गरीब बना दिया। आज के भारत में गरीबी से बाहर निकलकर आई जनता वापस गरीबी में जा रही है। दादा भाई नौरोजी होते तो कौन सी किताब लिखते? अविनाश कुमार पुजारी ने प्रधान के इसी ट्वीट के नीचे कमेंट किया है, यू विल ओनली विश अदर्स एवरी डे और विल डू समथिंग ऑफ योर डिपार्टमेंट, जस्ट decrease the price of petrol and diesel. People are wishing how the price will decrease and you are wishing about others. प्रधान के ट्वीट के कमेंट में कोई ना कोई इसी तरह याद दिला जाता है कि माननीय जी, अगर इसी तरह पेट्रोल का रेट बढ़ता रहा तो आम जनमानस क्या करेगा? माननीय, पेट्रोल के रेट पर अंकुश लगाइए। इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं था जितना बीजेपी सरकार में है। क्या प्रधान को विपिन श्रीवास्तव का यह ट्वीट नहीं दिखा होगा? अजीत कुमार ने ट्वीट किया है कि आज पेट्रोल पर कितनी कीमतें बढ़ाने वाले हो, आप प्लीज बता दो, एक्स्ट्रा पैसे के जुगाड़ कर लूं। 53 साल की रीना कार के आंसू हर उस आम आदमी के आंसू हैं जो इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई के बीच पिस रहा है। रीना कार के पति का पिछले महीने कोविड से जुड़ी जटिलता की वजह से निधन हो गया। जिंदगी भर घर संभालती रही रीना को समझ नहीं आ रहा कि वो अब घर कैसे चलाएं। हालात ये है कि उनके पास इंजीनियरिंग कर रही बेटी की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। डेथ के बाद ऐसे है कि अब मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं LIC था, LIC लेने गए तो बोले LIC से आपको लोन लेके रखे हैं, वहाँ भी मेरे को नहीं मिले पैसे। मेरे 2 बेटी है, दोनों पढ़ रही है, एक फर्स्ट ईयर इंजीनियर में, एक MD कर रही हैं। तो सब शादी भी नहीं हुई दोनों किसी के भी, और सब चीज़ इतने महंगे हैं, तेल और सब दो डबल रेट हो गए हैं।
चाल तेल सारे चीज़ें। एसी है, एसी नहीं चला पाते हैं कि बिजली बिल कहाँ से भरूंगी। स्कूल का फीस, कॉलेज की फीस कुछ भी नहीं हमारे पास, अब देने लायक कुछ नहीं है पैसे। कोरोना से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। सैकड़ों लोग हर रोज खुद की जान ले रहे हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को 32 साल के बेरोजगार राकेश दास ने नोएडा के एक होटल में नाइट्रोजन गैस सूंघकर जान दे दी। सुसाइड नोट में राकेश दास ने लिखा है कि नौकरी जाने के बाद वो कर्ज से परेशान हो चुके हैं और इसे चुकाने के लिए कोई नौकरी भी नहीं है। एक व्यक्ति ने कल आत्महत्या की। सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पे गई और हमारी फॉरेस्ट की टीम भी साथ में गई थी और वहाँ छानबीन से ये पता चला कि व्यक्ति जो चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 में रहते थे, वो अपनी कुछ समस्याओं के चलते उन्होंने ये एक एक्सट्रीम स्टेप लिया है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी वहाँ छोड़ा था, जिसको पढ़ने के बाद और परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद और अन्य स्रोतों से जानकारी जो की गई, उससे पता चला कि कुछ परेशान थे। सोचिए अगर मिडिल क्लास का ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा। दिल्ली की इस भीषण गर्मी में हर लेबर चौक पर मजदूर अपने औजार लिया बेबस बैठा है। ना दिहाड़ी मिल रही है और ना पेट भर खाना। 50 साल के मजदूर राजकेश्वर ने तो अपने बच्चे का स्कूल से नाम भी कटवा दिया है। कहते हैं जब खाने का ही पैसा नहीं है तो स्कूल की फीस कहां से भरेंगे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सरकार जहाँ पे है अपनी जगह पे वो भी अपनी ठोके जा रही है। महंगाई गरीब के ऊपर क्या बीत रही है, वो तो गरीब जान रहा है कि तो उसका आत्मा ही जान रहा है कैसे बीत रहा, कैसे गुजर रहा है अपनी हालात से। 4-4, 6-6 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें क्या ना करें, इसमें क्या हो सकता। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि स्कूल छुड़वाया है? अब छुड़वाना ही पड़ा। 2 साल तो ऐसे ही सरकारें बंद करके रखा है, तो उसमें पढ़ाना अगर पढ़ाने का क्या मतलब। छुड़वा दिया आपने? छुड़वा दिया स्कूल। देश तो कोरोना से उबर रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आम आदमी को जीने नहीं दे रही। कोविड की मार पड़ी, बेरोजगारी हुई और अब महंगाई। देश का मिडिल क्लास कहाँ जाए? वो ईमानदारी से सारे टैक्स देता है, समय से बिजली भरता है, समय से पानी का टैक्स भरता है, अपने बच्चों की फीस भरता है, ट्रैफिक में फंसता है, लेकिन उसके लिए कोई राहत नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई राहत पैकेज नहीं है और इस समय हालात खराब हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आपदा प्रबंधन में सरकार की तथाकथित तैयारी की क्या हालत थी आपने देखा। हर काम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फटकार के बाद किया गया। यहां तक कि कोविड से मरने वाले परिवारों को मुआवजा भी विपक्ष की मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मिलने वाला है। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती ना दिखाई होती तो शायद लोग उसी दौर में आज तक घिरे होते। तो अब सुनिए, जो सरकार आपदा प्रबंधन में फेल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुन रही थी, वही आप में से उन सभी को पुरस्कार देना चाहती है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर चुके हैं। यह इतिहास का शानदार दौर है। जो फेल कर गया है वो टॉपर को बुलाकर प्राइज दे रहा है। आई लाइक इट। 1 जुलाई को प्रधान ने यह ट्वीट किया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। 31 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि है। हमने और सर्च किया तो पता चला कि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने 23 जनवरी 2021 को सूचना जारी की है कि भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाकी शर्तें वेबसाइट पर देख लें। सीरियस होइए। अब आते हैं टीका पर। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन राहुल गांधी के एक ट्वीट से नाराज हो गए कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई है। राहुल ने ट्वीट किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। कई शहरों में ऐसी खबरें छप रही हैं कि लोग टीका लगाने के लिए पहुंच गए लेकिन टीका नहीं है। यूपी में 6-7 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। 23 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में टीका अभियान जिस तरह से चलना चाहिए वैसा चलता नहीं लग रहा।
इसके लिए हमने अमर उजाला और दैनिक भास्कर की जिलों से छपी कुछ खबरों का चयन किया जिनका संबंध टीका केंद्रों के बंद रहने से है, जो पिछले 1 और 2 जुलाई के दिन छपी हैं। गाजियाबाद अमर उजाला की खबर है कि टीका नहीं होने के कारण 8700 टीका ही लगेगा। आज के दिन भी इसी तरह की खबर है, आपके स्क्रीन पर इसकी तस्वीर है। उसी दिन की 1 जुलाई की कानपुर से अमर उजाला ने खबर लगाई है कि टीका नहीं होने के कारण 80% लक्ष्य कम कर दिया गया है। खबर की हेडिंग है वैक्सीन है नहीं, महाअभियान का पीट रहे हैं ढोल, टीकों की कमी की वजह से घटाया लक्ष्य। 2 जुलाई के ही अमर उजाला के कानपुर संस्करण में टीके की खबर छपी है कि 50,000 का हल्ला, 8400 को भी ना मिली डोज। खबर में लिखा है कि टीका केंद्रों में भारी भीड़ आ रही है, पुलिस को भीड़ नियंत्रित करना पड़ रहा है, लेकिन टीका नहीं है। इसका मतलब है कि लोग टीका लगाने के लिए बेताब हैं और टीका नहीं है। 1 जुलाई के अमर उजाला के बांदा और इटावा की खबर बताती है कि टीका नहीं होने के कारण केंद्रों से लौट रहे हैं लोग। इटावा में 3000 को टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन लगा 537 को ही। उरई की खबर है कि वैक्सीन केंद्रों पर ताला लगा है। औरैया से भी इसी तरह की खबर अमर उजाला में छपी है। हाथरस से अमर उजाला की खबर है कि देहातों में लोग टीका केंद्रों से लौट जा रहे हैं, जिले में टीके की किल्लत है। 2 जुलाई को ही अमर उजाला में खबर छपी है कि बिजनौर जनपद में वैक्सीन की किल्लत, टीका केंद्रों पर एंटी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ रही है भीड़। ऐसे में कम लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है। फर्रुखाबाद की खबर आज की है। अमर उजाला ने लिखा है कि टीका लगवाने वालों को घंटों करना पड़ा इंतजार। वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान को गति नहीं मिल रही है। गुरुवार को लोहिया अस्पताल में वैक्सीन न होने से 11:10 बजे टीकाकरण शुरू हो सका। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। शाम तक 80 लोगों को ही टीका लगाया जा सका। 2 जुलाई के भास्कर की खबर है गोरखपुर से कि टीका संकट बरकरार है। 50 बूथों पर 8377 टीके ही लगे हैं। 2 जुलाई के दैनिक भास्कर ने वाराणसी से खबर दी है कि 1 जुलाई को टीका नहीं होने के कारण लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। 36 केंद्रों पर 4201 टीके ही लगे। अखबार लिखता है कि लखनऊ से टीका नहीं आने के कारण यहां महाअभियान शुरू नहीं हो सका है। 2 जुलाई के भास्कर की खबर है कि टीका अभियान को झटका, वैक्सीन की कमी ने थामी प्रयागराज में टीकाकरण अभियान की रफ्तार, क्लस्टर प्लान सस्पेंड। आप भी एक पाठक के रूप में सारे जिलों की खबरें नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए हमने सोचा कि यूपी जैसे बड़े राज्य के 2 सबसे प्रमुख अखबार अमर उजाला और दैनिक भास्कर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं जिलों से, एक जगह पर रखकर आपको दिखाते हैं। 23 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य दुनिया के कई देशों के बराबर या बड़ा है। यहां पर 21 जून के बाद 6 दिन ऐसे थे जब टीका 5 लाख से लेकर 8.5 लाख से अधिक तक लगा, लेकिन 28 जून को 5,23,522 टीके लगने के बाद टीके में भारी कमी आने लग जाती है। 29 जून को 1,88,672 टीके लगते हैं। 30 जून को मात्र 68,683 टीके लगते हैं और 1 जुलाई को बढ़कर 3,51,752 हो जाते हैं। आप यूपी का जून का डेटा देखें तो जितना टीका दिया जा रहा है उसमें एक किस्म की निरंतरता है, लेकिन जैसे ही 21 जून का अभियान आता है उसके बाद से उसके टीके की संख्या में उतार चढ़ाव में काफी अंतर दिखने लगता है। 21 जून के पहले हर सप्ताह यूपी का औसत है 3,52,370 डोज देने का, लेकिन पिछले 6 दिनों में यह औसत घटकर 2,82,977 पर आ गया है, हिसाब में भूल चूक लेनी देनी सहित। यही हाल असम का है, जिसने ऐलान किया था कि हर दिन 3 लाख डोज दी जाएगी, लेकिन हमारे सहयोगी रत्नदीप बता रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से उस लक्ष्य का अता पता नहीं है। गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतरी के एक टीकाकरण केंद्र में सैकड़ों लोग टीका लगवाने के इंतजार में हैं, लेकिन उनका ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने 3 मई को पहला टीका लगवाया और अब दूसरा लगवाना है, लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया। सरकार कहती है कि वो हर दिन 1 से 3 लाख टीके लगा रही है, लेकिन हम जब भी आते हैं टीके की कमी हो जाती है। मैं 3 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर का चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन टीका नहीं लगा। अब आज मुझे उम्मीद है।
उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो मुझे आज वैक्सीन नहीं लग सकती, इसलिए मुझे कल आना होगा। वो मेरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मैं पहले भी आई लेकिन तब भी टीका नहीं लगा। पिछले सोमवार को दक्षिण असम के करीमगंज के ग्रामीण टीकाकरण केंद्र में सैकड़ों लोग टीके के लिए देर रात और अगली सुबह तक लाइन में लगे रहे। जब थके तो अपनी जगह पानी की बोतलों को लाइन में रख दिया। पड़ोस के कछार जिले में कई लोगों ने टीका न होने की वजह से प्रदर्शन भी किया। गुवाहाटी के कई नियमित टीकाकरण केंद्रों में बुधवार को टीके थे ही नहीं। 21 जून को हुए टीका महाअभियान के बिल्कुल उलट। महाअभियान का मकसद जून के अंत तक 30 लाख लोगों को टीका लगाना था। 21 जून को 3,74,000 टीकों के साथ असम में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 24 जून को टीकों की संख्या गिरकर 1,58,000 पर आ गई। 27 जून को तो बस 10,000 से कुछ ही ज्यादा टीके लग पाए। 30 जून को शाम 3 बजे तक करीब 12,000 टीके ही लगाए जा सके। टीका अभियान में गिरावट की वजह रही केंद्र से टीकों की काफी कम और अनिश्चित सप्लाई। अभियान शुरू होने से पहले 19 जून को असम को 2,90,000 कोविशील्ड और 20,000 कोवैक्सीन के टीके मिले। 22 से 24 जून तक 6,27,000 कोविशील्ड और 29,000 कोवैक्सीन के टीके मिले। उन्हीं टीकों के बल पर महाअभियान चला। लक्ष्य था 21 जून से 30 जून तक कम से कम 30 लाख टीकों की सप्लाई पाने का। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाअभियान के लिए राज्य को पुरानी सप्लाई के अलावा सिर्फ 14,20,000 टीके ही मिले। नतीजा ये 21 से 30 जून के बीच असम में 16 लाख टीके ही लगाए जा सके, जो उसके लक्ष्य का करीब आधा ही है। 1 जुलाई से टीकाकरण में तेजी आई है। राज्य को 7 लाख डोज मिले हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। टीकों का ये संकट जमीन पर साफ दिख रहा है। ज्योतिरमन कलिता पिछले 4 दिन से अपने पिता के लिए टीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। मैं अपने पिता के लिए टीका ढूंढ रहा हूं। वो सरकारी कर्मचारी हैं। उनके दफ्तर ने कहा है कि अगर टीका नहीं लगाया तो वेतन रोक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ टीकाकरण केंद्रों पर टीका है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं टीके कब आएंगे। उधर सरकार आश्वासन दे रही है कि जल्द टीकों की सप्लाई सुधरेगी। हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते टीकाकरण तेज होगा। टीके की सप्लाई में दिक्कत रही है, लेकिन इस महीने इसमें काफी सुधार होगा। असम में वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार अब सामान्य सी बात हो चली है। लोग टीका लगाने के लिए कई दिन टीकाकरण केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं। उनका इंतजार खत्म भी नहीं हो रहा। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और विपक्ष ने जब हंगामा किया तब जाकर कुछ योजनाएं नजर आ रही हैं, वरना टीकाकरण की तैयारी का क्या हाल है आप देख चुके हैं। टीकाकरण की तैयारी थी ही नहीं। टीकाकरण की अब भी तैयारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी भी जब कुछ ठीक हुआ है तब भी गाड़ी बैलगाड़ी की तरह चल रही है। 21 जून को 90 लाख से अधिक टीके लगे, हंगामा मच गया, रिकॉर्ड बना दिए। उसके बाद फिर से सरकार दोबारा इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी अभी तक। 21 जून के बाद केवल 4 दिन ऐसे थे जब 60 लाख से अधिक टीके लगे हैं। पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। 26 जून को 64,19,992 टीके लगाए गए। 27 जून को घटकर 17,15,921 टीके ही लगे। 49 लाख की कमी हो गई। 28 जून को संख्या फिर से बढ़ती है और 52,68,818 हो जाती है। 29 जून को 36 लाख और 30 जून को 27 लाख से कुछ अधिक टीके लगते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिसंबर के अंत तक कुल 186 करोड़ टीके लगा दिए जाएंगे। 1 जुलाई तक कुल 33 करोड़ 64 लाख टीके लगाए गए। सिर्फ अगले 183 दिनों में 153 करोड़ टीके लगाए जाने बाकी हैं। इस हिसाब से दिसंबर के अंत तक भारत को रोज 83 लाख टीके लगाने होंगे, मगर हमने पिछले 24 घंटों में 42.5 लाख टीके ही लगाए हैं। यानी जो रफ्तार होनी चाहिए थी उससे आधी रफ्तार है, पर टीके लग रहे हैं।
यह वीडियो बिहार प्रांत के रोहतास का है। एक दर्शक ने भेजा है। आप देख सकते हैं कि बिना सामाजिक दूरी के लोग टीका लगाने के लिए कड़ी धूप में कितनी मेहनत कर रहे हैं, बेचैन हैं। साधारण लोग भी टीका के महत्व को जान गए हैं। सरकार समय पर इसके महत्व को नहीं समझ सकी, वरना इंतजाम कहीं ज्यादा बेहतर होता। इस बीच कोरोना से मरने वालों की सरकारी संख्या 4 लाख से अधिक हो चुकी है। सरकारी संख्या अलग है जो कम है। 477 दिन पहले जब कोरोना से पहली मौत हुई थी, तब से हर दूसरे मिनट पर एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। इतना जरूर कहूंगा कि कोरोना का टीका मिल रहा है तो जरूर लगवाएं। रही बात पेट्रोल की, जब आप खुद ही 107 रुपया लीटर भरवा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। बस यही कि प्रोपेगेंडा सस्ता बना रहे ताकि आप जल्दी ही 110 रुपये लीटर पेट्रोल भराने का गौरव हासिल कर सकें। नहीं तो गोदी मीडिया की मेहनत बेकार चली जाएगी। आप समझते नहीं हैं मेरी बात को। ब्रेक ले लीजिए। मैं एक वकील खालिद शेख के बारे में सोच रहा हूं, जिन्होंने बशीर अहमद बाबा का केस लड़ा। इस वकील के लिए 11 साल तक सुनवाई का सफर तय करना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर एक ऐसे आरोपी के बारे में जिस पर गुजरात एटीएस ने राज्य में आतंक का नेटवर्क बिछाने का आरोप लगाया हो। खालिद शेख जैसे वकील ही वकालत की गरिमा ऊंची कर जाते हैं। अब बात बशीर अहमद बाबा की। यह शख्स श्रीनगर से गुजरात एक वर्कशॉप के लिए गया था। 13 मार्च 2010 को गुजरात पुलिस की एटीएस बाबा को गिरफ्तार कर लेती है कि यह बंदा हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन के संपर्क में है। ईमेल से संपर्क में रहने की बात कही गई। इस तरह बशीर अहमद बाबा को 11 साल जेल में रखा जाता है। 11 साल। 19 जून को सेशन जज ने यह कहते हुए बरी कर दिया, रिहा कर दिया कि गुजरात पुलिस ने कोई सबूत नहीं दिया कि बाबा यहां आतंक का नेटवर्क कायम करना चाहता था। अब मैं बाबा के बारे में नहीं सोच रहा हूं, एटीएस के उन अफसरों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने बाबा को फर्जी आरोप में उठाकर 11 साल के लिए जेल में बंद कर दिया 2010 में। मैं उन अफसरों के बारे में बुरा नहीं सोच रहा। चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के इन अफसरों को सम्मानित करें और बाबा जैसे बेकसूर लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने वाले इन पुलिस अफसरों को 26 जनवरी की परेड में शामिल करें। बाकी आप नजीर की रिपोर्ट देखा करें। बशीर अहमद बाबा अपनी 11 साल पुरानी तस्वीर को देखते हुए ऐसे ही दिखते थे जब उन्हें आतंक के आरोप में गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया था। तब बशीर 32 साल के थे, कंप्यूटर के माहिर थे और गुजरात में कैंसर के बाद की देखभाल का कोर्स करने गए थे। लेकिन वहां उन्हें यूएपीए के कड़े कानून के तहत पकड़ लिया गया और अपनी मासूमियत साबित करने में उन्हें 11 साल का वक्त लग गया। 12 साल पहले ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 12 साल पहले का फोटोग्राफ है। ये मैं 12 साल पहले था। तो जब मैं अरेस्ट हुआ अहमदाबाद में, तो उसके बाद में मुझे जेल में शिफ्ट किया गया। इन 12 सालों में घर के अंदर कितने उतार चढ़ाव आ गए इसके बारे में मुझे ख़ास इल्मियत नहीं है, मगर फिर भी ख़त व किताबत के ज़रिए से घर वालों का जो भी प्रॉब्लम होती थी, घर वालों के जो भी मसाइल होते थे, वो मुझे जानकारी देते थे ख़त व किताबत के ज़रिए से। इन 12 सालों में मेरे वालिद साहब भी डिप्रेशन में आ गए थे। मेरे वालिद साहब भी उनको फिर कैंसर हुआ, वो फोत हो चुके थे। आपके वालिद साहब जो फोत हुए, क्या आपको मतलब आपको जो डिप्रेशन में हो गए उनको फिर से हो गया जी, आप उनके फिनल में भी नहीं आ पाए क्योंकि उस वक्त मेरी ट्राई चल रही थी। और जब इन्होंने मेरे घर वालों ने शायद वकील साहब को कहा था कि यहाँ की जो डेथ सर्टिफिकेट है, तो बहरहाल वो टाइम वहाँ से फिर आना, यहाँ जाना, फिर कोर्ट का परमिशन, इसमें जो टाइम लगता है। और हमारी जुडिशरी भी थोड़ी स्लो चल रही है।
और फिर इन्होंने भी, वकील साहब ने भी मुझे बहुत लेट कहा। लगभग 2 महीने के बाद मुझे वकील साहब ने कहा कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, आपको आज भी सुनना है और कल भी सुनना है। इस तरह बेहतर है कि अगर आप आज सुने, उनके लिए थोड़ा मग़फ़िरत की दुआ करें। बहरहाल वो एक ऐसा लम्हा था कि शायद मैं ज़िंदगी भर में वो भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक घर के एक बड़े सदस्य की हैसियत से, घर के एक बड़े लड़के की हैसियत से मेरा अपने फादर के जनाजे में, अपने फादर के आखिरी लम्हात में मेरा एब्सेंट होना वो बहुत ही दुखदायक। बशीर अहमद बाबा का ताल्लुक श्रीनगर के रहनावारी इलाके से है। इसी बस्ती से हमने 2 साल पहले भी ऐसी एक रिपोर्ट की थी अली मोहम्मद भट्ट के बारे में, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जेलों में गुजारी है। 1996 में उससे दिल्ली में हुए लाजपत नगर बम ब्लास्टों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने काठमांडू से गिरफ्तार किया। 2019 में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अली मोहम्मद भट्ट बेगुनाह हैं। जो भी इल्ज़ाम उन पे लगाए थे उनको साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन तब तक 23 साल बीत चुके थे और अली मोहम्मद जेल में रहे। यहाँ कितने अली मोहम्मद हैं, बशीर अहमद है, किसी ने गिनती नहीं की। लेकिन शायद ये इसीलिए हो रहा है कि मुल्क की कई रियासतों में पुलिस को ये मालूम है कि उनसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने बेगुनाह को क्यों जेल में रखा, उन पे फर्जी केस क्यों बनाए, उनकी ज़िंदगी के 10 साल से लेकर 23 साल कौन लौटा देगा। मार्च 2010 में बशीर को आनंद में गिरफ्तार करके इल्जाम लगाया गया कि वो एक आतंकी मॉड्यूल बना रहे थे और ऐसे मुस्लिम नौजवानों को साथ मिला रहे थे जो गुजरात में 2002 में हुए दंगों से नाराज थे। उन पर पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के साथ फोन और ईमेल पर संपर्क बनाने का इल्जाम लगाया गया। 19 जून को आनंद जिला अदालत के अतिरिक्त सेशंस जज ने सबूतों के अभाव में बशीर अहमद बाबा को बरी कर दिया। लेकिन इन 11 सालों ने बशीर की जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी है। सबसे बड़ा गम यह है कि वो अपने पिता से तब नहीं मिल पाए जब वो कैंसर से जूझ रहे थे और ना ही उनके जनाजे में शरीक हो पाए। इनके पिता और चाचा इस दौरान गुजर गए। हम जेल मिलने भी एक बार ही जा पाए क्योंकि दूसरी बार गुजरात जाने के पैसे नहीं थे। किसी को ना सामने आए ये हालात। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप पूछिए मत कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही है इसके बाद, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेटा तो यही था, कमाने वाला भी यही था और मेरा तो कोई रोल नहीं था घर में, क्योंकि मैं एज अ सेल्समैन की तनख्वाह क्या होती है 6-7 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, सारा डिपेंड इसी पे था। जब ये अरेस्ट हो गया फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बशीर अहमद सोफी कश्मीर में एक ऐसी लंबी फहरिस्त का हिस्सा है जहां बेगुनाह लोगों को फर्जी केसों में फंसाकर कई साल तक जेलों में रखा जाता है। क्योंकि इंसाफ के पहिए काफ़ी सुस्ती से चलते हैं, बशीर को 11 साल लगे अपनी बेगुनाही साबित करने में। जज ने बिलाखिर ये कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। जो इल्ज़ाम बशीर पर 11 साल पहले लगे थे उनको साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।